एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। दोस्तों, गाइस और सभी प्यारे मित्रों, आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम बुद्धि को पढ़ रहे थे। और बुद्धि का जो पहला टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। इसलिए मैंने कहा था कि हम बुद्धि का इतिहास और इसका आरंभ पढ़ने से पहले बुद्धि का मापन पढ़ेंगे। तो जो बुद्धि का मापन है, कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार बुद्धि का मापन किया जाता है, किन कारकों के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। और बुद्धि के मापन को गाइस आपको पहले जानना जरूरी है, तभी हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इतिहास जो है यानी बुद्धि मापन, बुद्धि परीक्षण जो शुरू हुए थे, उनसे पहले भी बुद्धि हमारे अस्तित्व में थी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया था। तो बुद्धि का आरंभ और इतिहास आज हम जानने वाले हैं। बुद्धि परीक्षण का आरंभ और इतिहास यानी किस प्रकार ऐसी परिस्थितियां आई जिनके द्वारा सरकार को या लोगों को ये सोचना पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि का मापन करना चाहिए, बुद्धि परीक्षण करना चाहिए और उस व्यक्ति को अलग से संबोधित करना चाहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक, बुद्धि परीक्षणों का आरंभ और इतिहास। सबसे पहले गाल्टन विशल मीन्स होती है सीटी, बुद्धि परीक्षण। अब देखिए कि सर्वप्रथम गाल्टन महोदय थे। गाल्टन महोदय ने बुद्धि परीक्षण को लेकर के एक परीक्षण बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा गाल्टन विशल बुद्धि परीक्षण, गाल्टन सीटी बुद्धि परीक्षण। इसमें गाल्टन महोदय क्या करते थे कि कोई भी व्यक्ति जब उनके पास आता था और कहता था कि इस छात्र की या इस व्यक्ति की बुद्धि का मापन कीजिए, तो गाल्टन महोदय उनको एक सीटी देते थे। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी की भी बुद्धि का मापन करना हो तो गाल्टन उनको एक सीटी दे देते थे और बोलते थे इसको बजाइए। तो जो व्यक्ति सीटी जोर से बजाता था, एक बार बजाते ही उसको एक ही अवसर दिया जाता था, क्योंकि एक अवसर के बाद वो परिणाम पर पहुंच जाते थे। वो कहते थे इस सीटी को बजाइए, पर वो ये नहीं बताते थे इसकी धीरे बजाना है या फिर तेज से बजाना है। तो जो व्यक्ति या जो छात्र उस सीटी को तेज से बजाता था, तो इसका अर्थ है कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और जो सीटी को संकोची स्वभाव से या धीरे बजाता था, वो मंदबुद्धि पहचाना जाता था। लेकिन वास्तव में हम बताएं तो ये एक सही परीक्षण नहीं होता था कि जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जा सके। लेकिन हम बोलेंगे कि आरंभ में जो परीक्षण बना था वो इस प्रकार का था। जैसे गाइस, हमें किसी भी चीज की नींव रखने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। वो शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे उसका विकसित रूप कैसा ही हो। उसके बाद अफ्रीका के आर्यन जंगलों में एस्क्वेरल महोदय थे। एस्क्वेरल, इनको एक छोटा बालक मिला जिसे इन्होंने इडियट कहा। आपको पता है इडियट एक गाली होती है, एक तरह से बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़ बुद्धि। गाइस, जड़ बुद्धि एक बहुत ही गलत शब्द है अगर किसी अच्छे व्यक्ति के लिए हम लेते हैं, क्योंकि जड़ बुद्धि का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसके पास कोई भी समझ नहीं है, जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी एक तरह से विकलांगों की श्रेणी में वो आता है। तो अफ्रीका के आर्यन जंगलों में एस्क्वेरल को एक छोटा बालक मिला था जो बिना वस्त्रों के घूम रहा था, यानी नग्न अवस्था में था। और वो जो बच्चा था वो ऐसा स्वभाव प्रकट करता था जैसे जानवर करते हैं, यानी वो खाता भी जानवरों की तरह था, बोलता भी जानवरों की तरह था और उठता बैठता और व्यवहार भी किसकी तरह करता था, जानवरों की तरह। तब उन्होंने इस नाम से उस बच्चे को संबोधित किया, उन्होंने कहा इडियट। तो ये जो इडियट शब्द है वो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो जो बच्चा था वो पुरुष होकर के भी, या बोलेंगे कि मानव जाति का होकर के भी जानवर जैसा व्यवहार करता था। तो उनके ही दो शिष्य उनके साथ थे, पिनल और सेगवेन। ये जो थे ये एस्क्वेरल के शिष्य थे, पिनल और सेगवेन। तो इन्होंने पिनल और सेगवेन, इन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो इन शिष्यों में से सेगवन ने कहा कि ये जड़ बुद्धि बालक नहीं है, यानी ये बच्चा इडियट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह
यह व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि कभी भी वो संस्कृति के संपर्क में या अच्छे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहा है और वो हमेशा जंगलों में रहता है और जंगली जैसा व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार का उस पर फर्क पड़ा है। इसलिए हम उस बच्चे को इडियट नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा व्यवहार पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए अच्छे पर्यावरण में रहना जरूरी है। लेकिन उस बच्चे ने कभी अच्छा पर्यावरण देखा ही नहीं था। इस चीज से, इस घटना से सेगवन ने प्रभावित होकर के कि इस बच्चे को जो जड़ बुद्धि कहा गया है, इस घटना से प्रभावित होकर के उन्होंने एक परीक्षण बनाया और इस परीक्षण का नाम इन्होंने रखा सेगवन फार्म बोर्ड परीक्षण। देखिए पढ़ते हैं। सेगवन इसी घटना के चलते हुए एक परीक्षण बनाया जिसे सेगवन फार्म बोर्ड परीक्षण कहते हैं। जो उनके शिष्य थे सेगवन, उन्होंने फार्म बोर्ड परीक्षण कहा। ये जो सेगवन फार्म बोर्ड परीक्षण है, ये कुछ लकड़ी के टुकड़ों का परीक्षण है। उन लकड़ी के टुकड़ों को सही रूप से या उसको दिया गया उस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है जो इस परीक्षण के अंतर्गत आता है। और ये जो फार्म बोर्ड परीक्षण है, ये उस बच्चे के व्यक्तित्व में बुद्धि का मापन करता था कि जो बच्चा जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाएगा, उन चित्रों का जो उसके अंदर दिया गया है वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी और फलस्वरूप कठिनाइयों को जो जो बच्चा पार करता जाएगा वो उतना ही प्रतिभाशाली होगा। ठीक है। जिस प्रकार पाठ में हमारे होता है, शुरुआत में आसान आसान प्रश्न होते हैं और जैसे जैसे हम प्रश्नों का जवाब देते जाते हैं वैसे वैसे प्रश्नों की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। उसके बाद ये जो सेगवन फार्म बोर्ड परीक्षण था, यहाँ के चलने के बाद फ्रांस सरकार जब बच्चों को पढ़ा रही थी तो उनके सामने कक्षा में छात्रों को पढ़ाने से संबंधित समस्या आई। कक्षा में छात्रों को पढ़ाने से संबंधित समस्या इसलिए आई क्योंकि उस कक्षा में कुछ बालक प्रतिभाशाली थे, कुछ औसत थे और कुछ कमजोर थे। अब जो बालक प्रतिभाशाली थे वे कक्षा में एक बार के बताने से ही समझ जाते थे और जो बालक कमजोर थे वो 10 बार बताने से भी नहीं समझते थे। तो वो जो कमजोर बालक थे उनको कक्षा के साथ लेकर चलने वाली समस्या उनके सामने आई और उन्होंने अपील की कि फ्रांस सरकार बुद्धि मापन का एक वस्तुनिष्ठ विधि चाहती है, यानी कि उनको एक ऐसी परीक्षण चाहिए, ऐसी विधि चाहिए जो वस्तुनिष्ठ हो, यानी किसी के पक्ष में ना हो और इसके द्वारा प्रत्येक बच्चों को पढ़ाया जा सके और कोई किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने ना आए। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गाइस यहीं से इसका इतिहास शुरू होता है। देखिए इस बिंदु से बुद्धि परीक्षण का इतिहास शुरू होता है और ये है आरंभ, यानी किस प्रकार बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ था, सीटी परीक्षण द्वारा और सेगमन के परीक्षण द्वारा। और यहां से ये अस्तित्व में आ गया। फ्रांस सरकार को जब ऐसा महसूस हुआ कि छात्रों को अलग अलग रूप से पढ़ाया जाए या कैसी विधि का उपयोग किया जाए जिससे सभी छात्रों को एक साथ लेकर के जाया जा सकता है। अब इनके फलस्वरूप 1904 में ये क्वेश्चन आया है गाइस, ये क्वेश्चन आया है रीट में। 1904 में बिने की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन आता है कि बिने की अध्यक्षता में किस सन में पहले आयोग का गठन हुआ था, तो उत्तर होगा हमारा 1904। 1904 में इस वस्तुनिष्ठ विधि को चाहने के कारण बिने की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और इस गठन में कहा गया कि कोई वस्तुनिष्ठ विधि बताइए जिससे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, जो फ्रांस की समस्या है, फ्रांस सरकार की समस्या है, वो दूर हो सके। उसके बाद आयोग गठन के परिणाम स्वरूप, यानी ये जो 1904 में आयोग हुआ था, जिस कारण से बैठक हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप 1905 में बिने ने अपने साथी साइमन के साथ मिलकर
प्रथम मानकीकृत, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, कि 1905 में पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण बना। विश्व का सबसे पहला मानकीकृत, यानी जिसको माना जा सकता है, जो एक तरह से इतिहास में आ गया है, तो ये 1905 आएगा। एक बार क्वेश्चन में 1904 भी होता है, तो 1904 में आयोग का गठन हुआ था, मानकीकृत नहीं हुआ था। 1905 में इसको सूचीबद्ध कर दिया गया और इन्होंने, बिने ने अपने दोस्त साइमन के साथ मिलकर के पहला मानकीकृत परीक्षण बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया बिने साइमन बुद्धि मापनी। यानी इन दोनों ने बनाया था, इन्होंने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया, जिसे इन्होंने क्या कहा, बिने साइमन बुद्धि मापनी। ये पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण था। उसके बाद 1908 में इसके 3 साल बाद इसमें कुछ संशोधन हुआ। यानी कि देखिए, कोई भी चीज हम निर्मित करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसी समय के साथ साथ उसमें कुछ कमियां आती जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए उसमें संशोधन किया जाता है। उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो कमियां आ रही हैं उसको संशोधित किया जा सकता है। तो ये 1908 में इसमें कुछ संशोधन हुआ, जो इसमें कुछ कमियां थी परीक्षण में, उसको पूरा किया गया। उसके बाद 1911 में इसका दूसरा संशोधन हुआ। ये जो पहला संशोधन और दूसरा संशोधन ये पूछा जाता है। पहला संशोधन हुआ था 1908 में, दूसरा संशोधन जो था वो है 1911। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि संशोधन तो होते रहते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी सन में किसका, बिने का देहांत हुआ था। यानी ये जो 1911 है, जो दूसरा संशोधन हुआ, ये जो सन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिने का देहांत हो गया था इस सन में। वैसे तो गाइस देखिए कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनका देहांत होता है, तो वो डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये इस संशोधन से जुड़ा हुआ सन है, इसीलिए हम इसको इसके साथ याद कर लेते हैं कि 1911 में जो दूसरा संशोधन हुआ था उसमें बिने का देहांत भी हुआ था। यानी जब दूसरा संशोधन हो गया था उसी वर्ष बिने का देहांत हुआ था। उसके बाद अंततः यहीं से बुद्धि परीक्षणों का आरंभ शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण बना, उसके बाद उसमें कुछ कमियां थी, उसको करने के लिए संशोधन होने लगे, और धीरे धीरे ये संशोधन बढ़ते बढ़ते बुद्धि परीक्षणों का रूप लेने लगे, और लास्ट में बुद्धि परीक्षणों का यहीं से आरंभ हो गया। तो ये जो फ्रांस वाली डिटेल है, बिने की अध्यक्षता वाली डिटेल है, प्रथम मानकीकृत जो परीक्षण बनाया गया, इसकी डिटेल ये सारी इतिहास से शुरू होती है, और यहीं से गाइस ये जो परीक्षण है यहाँ का आरंभ हो चुका। उसके बाद जो पहला शब्द है मानसिक आयु, इस मानसिक आयु का सबसे पहले बिने ने इसका उपयोग किया था। यह मानसिक आयु शब्द जो था वो बिने ने दिया था कि मनुष्य जिस आयु का होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि, जो उसकी मानसिक आयु है, उतने ही वर्ष की हो। यानी जो व्यक्ति बड़ा है, 50 साल का है, तो जरूरी नहीं है कि उसके जो अनुभव या बुद्धि हो वो भी 50 वर्ष की हो। यानी कि उसी के किसके व्यक्तित्व के अनुसार हो, उसी की आयु के अनुसार हो। लेकिन मानसिक आयु का अर्थ होता है, जिस प्रकार मैं उदाहरण दूंगी कि 2 बच्चे हैं, वो तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, दोनों बच्चे तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें से जो एक बच्चा है वो तीसरी कक्षा के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता, वो केवल दूसरी कक्षा के प्रश्नों को हल कर पाता है, और जो दूसरा बच्चा है वो बच्चा चौथी कक्षा के प्रश्नों को भी हल कर लेता है। तो हम बोलेंगे कि उनकी जो वास्तविक आयु है वो मानसिक आयु से थोड़ी भिन्न है। यानी पहले बच्चे की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से 1 वर्ष कम है, क्योंकि वो 1 वर्ष कम कक्षा के प्रश्नों को हल कर सकता है, और जो दूसरा बच्चा है वो दूसरा बच्चा अगली कक्षा के प्रश्नों को हल कर सकता है। तो
तो हम बोलेंगे कि उसकी जो मानसिक आयु है वो उसकी वास्तविक आयु से 1 वर्ष अधिक है। यानी कोई बच्चा कितना ही छोटा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि उसके अनुसार नहीं बढ़ती। इसी को हम आगे चलते हुए देखते हैं कि बिने बुद्धि परीक्षण जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो गाइस, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ हो गया था। तो बिने के जो बुद्धि परीक्षण थे वो विश्व विख्यात होने लगे और विश्व में विभिन्न प्रकार के जो विश्वविद्यालय थे उनके प्रोफेसरों पर या वैज्ञानिकों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसकी ओर आकर्षण दिखाया, किंतु एक टर्मन महोदय थे जिनका बुद्धि परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, बिने के बुद्धि परीक्षण में विश्व के मनोवैज्ञानिकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, देखिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टर्मन, और इन्होंने 1916 में बिने के बुद्धि परीक्षण को ध्यान में रखते हुए या उनके परीक्षण से प्रभावित होकर के बिने के परीक्षण में कुछ परिवर्तन किया और इस परिवर्तन के फलस्वरूप उन्होंने एक परीक्षण बनाया जिसे इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी कहा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने सुने होंगे कि जिस भी वैज्ञानिक ने किसी भी प्रकार का परीक्षण बनाया है या कोई भी नई चीज विकसित की है तो उसने उस चीज को अपने नाम से जोड़ा है। देखिए, बिने ने बनाया था तो अपने बुद्धि परीक्षण में उसने बिने नाम दिया था, साइमन ने बनाया तो साइमन का भी नाम आ गया। लेकिन ये एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नाम उजागर नहीं किया। गाइस, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूं कि इन्होंने इतना बड़ा काम करके भी कभी अपने नाम को सामने प्रकट नहीं किया। अब वो जो परीक्षण था जो इन्होंने बनाया वो बिने का था, अतः इन्होंने और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करते थे तो उस विश्वविद्यालय का नाम आगे रखते हुए और जिनका परीक्षण था उनका नाम आगे रखते हुए इन्होंने बुद्धि मापनी का परीक्षण बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा स्टैनफोर्ड बुद्धि मापनी। अब देखिए, ये जो पहला परीक्षण था इसमें सर्वप्रथम आईक्यू का उपयोग किया गया। यानी जो टर्मन की बुद्धि मापनी जो परीक्षण था इसमें सर्वप्रथम आईक्यू का उपयोग किया गया और ये पहला ऐसा परीक्षण है जिसके बाद मेंटल एज इसके अंतर्गत शामिल की गई। यानी जो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, आईक्यू मैंने आपको बताया था ये है बुद्धि लब्धि, और बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने बताया था आपको MA/CA × 100। ठीक है, तो इस सूत्र का जो उपयोग है वो सर्वप्रथम टर्मन के बुद्धि मापनी में किया गया और इस बुद्धि मापनी को 1937 में संशोधित किया गया और संशोधित करके इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था L प्रारूप और दूसरा था M प्रारूप। अब ये प्रारूप इनके अंतर्गत क्या है वो बेसिकली मापनी के अंतर्गत बताया गया है और इसको दोबारा इसमें कुछ कमियां दिखी तो इन्होंने 1960 में इसमें फिर संशोधन किया और संशोधन करके इन दोनों प्रारूप को एक यूनिट बना दिया। यानी दोनों को मिला करके एक प्रारूप फिर से बना दिया। पहले एक था, फिर 1937 में इसको 2 में विभाजित कर दिया, L और M प्रारूप, और फिर 1960 में फिर संशोधन करके इन दोनों को एक मिला दिया गया और एक प्रारूप बना दिया गया और 1986 में इसमें फिर संशोधन हुआ। संशोधन मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब पुरानी हो जाती है और समय बीतता जाता है तो उसमें कुछ हमें परिवर्तन करने होते हैं जो इसके आधार पर हम कर लेते हैं। 1903 में इसमें फिर संशोधन हुआ और अंत में 1903 के बाद कुछ संशोधन नहीं देखे गए और इसी के बाद से जो बुद्धि परीक्षण थे उनका होना शुरू हो गया। यानी बुद्धि परीक्षण बनने शुरू हो गए, प्रारंभ होने शुरू हो गए। ठीक है,
अब देखिए गाइस, आप बोलेंगे कि अमेरिका जो है या रूस है या फ्रांस है, सभी के वैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण बनाया, तो क्या हमारा भारत पीछे रह जाएगा? जी नहीं, भारत में भी लाहौर विश्वविद्यालय में राइस नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो बिने की प्रारूप बुद्धि मापनी थी इसको संशोधित किया और भारतीयकरण किया। यानी बिने की जो बुद्धि मापनी थी उसको भारतीयकरण किसने किया था? राइस ने किया था। और ये लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थे, लेकिन लाहौर विश्वविद्यालय उस समय जो था भारत में था, उसके बाद इसका पृथक्करण होकर के ये पाकिस्तान में गया। तो जब राइस वहां पर पढ़ाते थे उस समय जो लाहौर था वो भारत का ही एक हिस्सा थे। तो आज गाइस हमने जो पढ़ा है कि बुद्धि परीक्षण का आरंभ कैसे हुआ था, किस प्रकार लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि बुद्धि का भी मापन होना चाहिए, और बुद्धि के मापन के साथ धीरे धीरे ये बुद्धि मापनी एक इतिहास से जुड़ गई, और अंत में 2003 के बाद से बुद्धि परीक्षण बनने शुरू हो गए। और भारत में भी एक मनोवैज्ञानिक थे राइस महोदय, जिन्होंने बिने की जो बुद्धि परीक्षण था उसका भारतीयकरण किया। भारतीयकरण का अर्थ होता है कि उन्होंने जिस भाषा में या जिस संस्कृति को ले रखा था उसको परिवर्तित करके अपनी भारत की भाषा में, हिंदी भाषा में, और वो जो संस्कृति थी उसको छोड़ करके अपनी संस्कृति के अनुसार इसको बनाया। ठीक है, तो गाइस आज का हमारा टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। और मेरी हमेशा की तरह आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।